और आप देख रहे हैं इंदिरा पब्लिशिंग हाउस का साप्ताहिक कार्यक्रम शनिवार की शाम लिखित के नाम। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन है। अक्कड़ बक्कड़ बम बम बो, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। यह सुनकर आपकी बचपन की याद बिल्कुल ताजा हो गई। यह एक बुंदेलखंड का बाल गीत है और इसके अलावा भी कई बुंदेलखंड गीत हैं जो हम बचपन में गाया करते थे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेखिका व सेवानिवृत्त शिक्षिका सुश्री राम किशोरी गुप्ता जी, जिन्होंने गहरा अध्ययन करते हुए बुंदेली अनुष्ठानों को अपनी तालिका से कागज पर उतारा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। और आज हम राम किशोरी जी द्वारा लिखित पुस्तक पूछत पूछत आए जो, इस पुस्तक पर चर्चा करेंगे। अब मैं आपको ऑथर का परिचय देना चाहूंगी कि राम किशोरी गुप्ता जी मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं। विभिन्न अभिनंदन ग्रंथों, स्मारिकाओं तथा पत्र पत्रिकाओं में इनके लेखों का प्रकाशन हुआ है। साहित्यकार की विभिन्न रचनाएं कभी मासिक, त्रैमासिक, त्रिमासिक अथवा वार्षिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है। ऐसी रचनाएं सदैव एक दूसरे से पृथक बनी रहती है। इन बिखरी हुई रचनाओं को एक संग्रह का रूप प्रदान करना प्रशंसनीय कार्य है। लगनशील की प्रबुद्ध साहित्य सेविका, शिक्षिका एवं संस्कृति का विस्तार देने वाली सुश्री राम किशोरी गुप्ता जी ने यह कार्य करने का उपक्रम किया है। राम किशोरी जी मात्र शिक्षिका नहीं है, उन्होंने अपनी गहरी दृष्टि से बालिकाओं एवं महिलाओं के अनुष्ठानों को समझा है, उनमें निहित सिद्धांतों को जाना है। इनकी दृष्टि नारी विमर्श के जीवन मूल्यों की तलाश में सदा रहती है। इस पुस्तक में राम किशोरी जी ने उनकी देखी, समझी एवं अनुभव की हुई बातें प्रस्तुत की। इन्होंने बुंदेली बाल क्रीड़ाओं, बुंदेली बाल गीतों और बहुत सुंदर आलेख प्रस्तुत करे। और दर्शकों, जैसे कि हम ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं तो बीच में हो सकता है कोई नेटवर्क इशू आए या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, तो उसके लिए क्षमा करिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ आप इस कार्यक्रम में। तो आइए अब लिखित की बातचीत शुरू करें। तो इसका चला सबसे पहले तुम इसमें लगा लो फिर। आवाज क्लियर आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये शीर्षक है पूछत पूछत आए जू, ये काफी मजेदार है। तो इस टॉपिक के बारे में, टाइटल के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? देखिए, ये टाइटल आपने इसलिए वो रखा है या क्या है इसका? इस पुस्तक में नौरता जो खेल लिखा हुआ है उसमें गीतों का संकलन है। उसमें एक गीत कई बोल है जो पूछत पूछत आए हैं जो, उसी के हेडिंग के ऊपर इसको रखा गया है। बढ़िया। और इस पुस्तक को लिखने के लिए आप कैसे प्रेरित हुए? क्या उद्देश्य है देखिए, आपका यह पुस्तक लिखने का? विभिन्न ग्रंथों में और छतरपुर से एक बुंदेली बसंत निकल प्रकाशित होती है पुस्तिका, हम्म, पत्रिका होती है तो वो हर प्रतिवर्ष होती है। तो उसके संपादक डॉक्टर परमानंद बहादुर सिंह परमार जी हैं। तो उनसे हमारा हम्म, पत्र व्यवहार तो नहीं होता, फ़ोन पे बात ज़्यादा होती रहती है। तो एक बार वो घर अच्छा। पर आए थे, उनको बुलाया गया था। वो टीकमगढ़ आए हुए हम्म, थे कहीं पर, तो मैंने उनसे कहा कि आपसे मुलाकात हो जाएगी। उनके जब वार्षिक प्रोग्राम होता है बुंदेली बसंत, उसमें बुलाते हैं, तो उसमें तो मैं गई नहीं। तो जब फिर वो आए, अच्छा। उन्होंने टाइम दिया, तो उन्होंने कहा मैडम आप एक करिए कि आपके जो लेख जो हैं विभिन्न पत्रिकाओं में हाँ। छपे हुए थे, आपने जिसमें देते तो इसका एक पुस्तक का आकार दे दें तो जो शोध कार्य के लिए बहुत अच्छा होगा। हमने कहा हम इसमें तो कुछ कर नहीं अच्छा। पाएंगे। तो बोले कि नहीं, अवस्थी जी उनके साथ में थे, हरि विष्णु अवस्थी जी। तो उन्होंने कहा थोड़ा आप सहयोग दे दें। तो उनके सहयोग से और इनके प्रेरणा से ये पुस्तक को, लेखों को एक पुस्तक का रूप दिया गया है और प्रकाशित हुई है। हाँ, बहुत बढ़िया। और आपकी पुस्तक की भाषा शैली भी बहुत प्रभावित करने वाली है, बहुत अच्छी है। मतलब बहुत अच्छे ढंग से आपने लिखा है बुक में। धन्यवाद। और ये निश्चित ही मुझे लगता है लोकप्रिय होगी जल्द से जल्द आपकी बुक और बेस्ट सेलिंग लिस्ट में शामिल होगी। ठीक, अब मैं जानना चाहूंगी पुस्तक के बारे में कि आपने किन अनुभवों को इस पुस्तक में प्रस्तुत किया। फिर से रिपीट करिए मैडम।
मैं ये पुस्तक के बारे में जानना चाहूंगी कि जी आपने अपने कौन से अनुभवों को इस पुस्तक में प्रस्तुत किया। देखिए, इसमें जो अधिकांश खेल हैं तो वो मैंने बचपन से खेल खेले हैं, बाल्यावस्था से। उनको हाँ, और नौरता आदि है विभिन्न कार्यक्रमों में, सामाजिक पारिवारिक धार्मिक कार्यक्रमों में आते जाते घर में माता का दादी का देखना, इन सब चीज़ों को देखने से ही दिमाग में आया कि इनको कुछ मतलब किया जाए, इनको हाँ। इस इनको लेखन कार्य किया था। और ये बुंदेलखंड के बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसे कि वहाँ की परंपरा, परिधान, लोकगीत कैसे हैं, इस बारे में कुछ बतलाया। देखिए, यहाँ की परंपरा तो बुंदेलखंड में अपने आप में एक, जैसे भारत वर्ष जो है सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो मैं तो बुंदेलखंड को भी सोने की चिड़िया कहूँगी। इसलिए कि यहाँ पर लोक रीति रिवाज, धर्म, परंपराएं बहुत हैं और इनसे बहुत शिक्षा मिलती है। तो इनमें यहाँ तक कोई छोटे से छोटा शुभ कार्य होता है तो उसको भी हाँ, शुभ कार्य, उसमें यहाँ हाँ, पर छोटे से कार्य करने के लिए गोबर से थोड़ा सा लीपेंगे, फिर उसमें आटे का चौक अल्पना बनाएंगे, फिर बड़ी विधि हाँ, विधान से पूजा यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत भंडार भरा हुआ है परंपराओं अच्छा, का। और यहाँ तो छोटी शादी भी होती है, लड़के की हो या हाँ, लड़की की हो, पहले जैसे हाँ, अच्छे वो बड़ी पापड़ बनाते हैं, हल्दी कूटने का न्याय हाँ, करते हैं, तो इसमें भी हाँ, गीतों से शुरू होता है। एक गीत के मैं बोल रही हूँ पूरे शुरू से, कि जब वो बड़ी हाँ, बनाई जाती है तो क्या है उसमें वो पेस्ट जो तैयार होता है उसमें हल्दी चावल लगा हाँ, के उसको थोड़ा बहुत लंबे जैसे आकार का बहू का आकार दिया जाता है। और फिर उसको हाँ, मतलब हल्दी चावल लगाने के बाद जो महिलाएं होती हैं, सुहागवती महिलाएं, उनको भी तिलक हाँ, किया जाता है, उनकी गोदी में बतासे डाले जाते हैं और गीत के बोल शुरू किए जाते हैं। वो अपनी हाँ, बेटी की माँ कहती है, जा बीदा स्वामी हमें न भावे, मेरे बीरन बचे बसे परदेश मोरे लाल। मतलब ये कार्यक्रम अच्छा, हमारे यहाँ शादी का कार्यक्रम हो रहा है, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरे भाई बहुत दूर बसे हुए हैं, तो मेरी भाभी हाँ, और मेरी बहन मेरे यहाँ नहीं आ पाएंगे। तब वो कहते हैं अपने बड़े वाले बेटा, वो कहती खुद ही जाओ लेने के लिए, अपने बड़े बेटे को भेजो। तो वो बेटों का नाम लेती हैं, जिसके जितने बेटे होते हैं उनसे कहते हैं, अच्छा, बुंदेली भाषा में वो कहते हैं कि मामा माई को लिवा ले आओ। फिर वो घोड़ा तैयार करके जाते हैं, जो पहले जमाने में होता था वो ही आज भी चलिए। अब घोड़ा तो नहीं है, अच्छा, व्यक्ति अपनी हाँ, अपनी अपनी सुविधा से जाने लगे हैं। तो इस प्रकार से हाँ, यहाँ कोई भी अच्छा, ऐसी शादी ब्याह के बाद हुआ, बच्चे का जन्म होता है, जब वो मतलब गर्भवती नारी होती है, उसका 8वां महीना लगता है, तब आगन्ना बोलते हैं, तो उसमें उसको अच्छा, बुलाया जाता है, उसमें भी उसके मायके से आते हैं। तब उस समय वो कहते हैं, जब वो अपने बाहर जाता है उसका पति धंधे व्यापार के लिए, तो वो कहती है कि तुम तो बाहर जा रहे हो, तुम, अब वो गीत के बोल अभी ध्यान नहीं आ रहा, उसका सार ये है, और साधें हुवैया हो रही हैं, तो वो उसको समझाता है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रचुर मात्रा में बुंदेली लोकगीतों का भंडार भरा हुआ है। अच्छा। जैसे बुंदेलखंड के कई पारंपरिक खेल हैं जो हाँ हमने बचपन में खेले हैं, और लेकिन अभी समय के साथ साथ लुप्त होते जा रहे हैं वो खेल। हाँ लेकिन हाँ अब आज मौका मिला है आपके साथ उन खेलों के बारे में चर्चा करने का। हाँ तो हाँ। आपने किन किन खेलों के बारे में इस पुस्तक में लिखा है, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, हम बताएं, अभी कुछ थोड़ा बता पाएंगे, अब बहुत दिनों का हो गया है। जैसे कौड़ी खेले हैं, कौड़ी खेले हैं, हाँ, थई थपरी है, अटकन चटकन है, गिल्ली डंडा है, हाँ, हाँ, नागन टापू है, और हाँ, आँख मिचौनी है। इस प्रकार पुतला पुतलियों का खेल है। और हाँ, घर हाँ, में ही आप देखते थे, तो मतलब हम ही सहेलियों में कोई बन जाता था दुकानदार, कोई गृहिणी बन जाती, तो वो कहते जाओ अपने तब मम्मी भाई दादा कक्का करते थे उनको हाँ। लिवा। इस प्रकार के ये सब खेल हैं। और मामूलिया का खेल भी खेला है, नौरता का खेल खेला है। तो इस प्रकार से मामूलिया कुंवार महीनों में बहुत अच्छी लगती है खेलने में, तो वो अपने आप में बहुत। हाँ, सही है। लेकिन आजकल समय के साथ साथ ये सब एक तरह से गेम लुप्त होते जा रहे हैं। बच्चे ज्यादातर मोबाइल में गेम खेलना या कंप्यूटर पे गेम खेलना, वीडियो गेम, टीवी, अब ये तो इसमें इनको कोई इतने ध्यान बिजी हो गए हैं कि नहीं। हाँ, आजकल शायद ये बहुत कम हो गया होगा वहाँ बुंदेलखंड में भी। हाँ हाँ। अब तो गांव में मिलेगा आपको नौरता भी। इन दिनों जब कुंवार में जो नवरात्रि का टाइम था, अब तो आज समाप्त हो गया हाँ, नौरता दशहरा के दिन। हाँ, तो हाँ, उसमें तो घर घर दरवाजे पर वो लिपे गोबर से लिपे हुए कच्चे चबूतरा रहते थे और अल्पनाएं बनी हाँ, रहती थी, बहुत अच्छा देखने में लगता था। और जो
व्यक्ति वहाँ से निकलते थे तो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट वहाँ देखेंगे, और लड़कियों की चित्रकारी और कलाकारी, चित्रकारी नहीं, और उनका रंगों का चुनाव आदि सब देख के मोहित हो जाते थे। अब ये सब चीज़ें जो हैं इक्का दुक्का गांव में मिलेंगी, बस इक्का दुक्का मिलेंगी, ज़्यादा नहीं मिलेंगी वो भी। हाँ हाँ। आपने बुंदेली बाल बाल क्रीड़ाओं और बुंदेली बाल गीतों को बहुत ही सुंदर आलेख प्रस्तुत करे हैं इस पुस्तक में, जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आता है। बहुत अच्छे से लेकिन आपने मैडम एक्सप्रेस इसमें किया। कुछ मिस्टेक हुई है जरूर पब्लिशिंग में। अभी आज हमने थोड़ी वो गीत देखा, तो पूरा तो हाँ अभी देखा नहीं हमने, तो हाँ। इसमें मिस्टेक बहुत है। अब जब पूरी अच्छा उसका अध्ययन, और देखिए मैडम आजकल क्या है, अब हमारा मन जो है आध्यात्मिक तरफ की ओर रुझान हो गया है, तो अच्छा। अब तो इसलिए ज़्यादा इसमें टाइम देने में हमें कष्ट होता है। अब ज़रूर जब इसमें देखी कुछ गलतियां हैं तो उनको अध्ययन तो करेंगे, इनको बारीकी से कि जिसमें। हाँ आप बताइएगा तो नेक्स्ट एडिशन आप कर दीजिएगा, जो भी आपको चेंजेस करना है, तो फिर नेक्स्ट एडिशन में अपन वो चेंज कॉपी चेंज के ठीक पब्लिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। और आपने बुंदेलखंड के बारे में बहुत ही रोचक ढंग से इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। तो आपका सबसे अच्छा अनुभव क्या रहा, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए अनुभव के लिए तो यहाँ जो देखा है उसी को उसको संजोया गया है। जैसे यहाँ का हाँ खान पान है, बुंदेली व्यंजन बहुत अच्छे बनते हैं। अब आपने भी सुना होगा या नहीं सुना होगा, ठड़ूला। हाँ और वो अभी दिमाग में नहीं है, ठड़ूला ही है मान लीजिए। यहाँ पे बड़ा बनता है, बड़ा बनते हैं वो। तो दही बड़ा तो सब जगह बनते हैं, लेकिन जो हाँ। पानी के रौके बड़ा बनते हैं वो बुंदेलखंड में ही मिलेंगे। ठड़ूला भी है वो अच्छा खाने के लिए बुंदेलखंड में मिलेंगे। तो इस प्रकार का अच्छा यहाँ का अपने आप में विचित्र है, और देखने में भी अच्छा लगता है और स्वादिष्ट भी लगता है। अच्छा। तो जैसे बढ़िया। तो भारत जहाँ उत्सव त्योहारों का देश है, वहीं भारत का हृदय कहलाने वाला बुंदेलखंड पर्व जी उत्सवों त्योहारों का गढ़ है। बुंदेलखंड में लोक विश्वास और उसमें गुम्फित मान्यताओं की विशिष्टता जनमानस में रची पची है। इन्हीं में से एक जी। पर्व के बारे में आपने इस पुस्तक में लिखा है, नाग पांचवे। इस बारे हाँ में हाँ कुछ बताएं। हाँ, नाग पांचवे देखिए यहाँ क्या है कि त्योहारों की पूजा तो होती है। यहाँ तो देखिए वनस्पति जगत की भी पूजा होती है। छोटे से हाँ छोटे और बड़े से बड़े त्योहारों, मनुष्यों की होती, देवी देवताओं की होती, यहाँ तक कि वृक्षों की पूजा। जैसे मतलब बट सावित्री को, बट अमावस के दिन बट सावित्री बरगद की हाँ। पूजा होती है। कुंवार में, कार्तिक में आंवले की पूजा होती है, आंवली नवमी के दिन। तो इस तुलसी जी की रोज पूजा होती ही है, और बड़ी होती। तो इसमें ऐसी के हम्म, नाग पंचमी के दिन घर घर नागों की पूजा होगी। या तो व्यक्ति के जहाँ सजी मतलब नाग सपेरा लेके आते हैं तब उनकी पूजा की जाती है, और जहाँ सपेरा नहीं होते तो कहीं कहीं पे गाँव में, या हमारे टीकमगढ़ में भी है बुंदेलखंड में, कि वो नाग की एक मतलब पत्थर का बना देते हैं, उसको आकर पत्थर रख के हम्म, कि ये नाग देवता है यहाँ पर नीम की पेड़ के नीचे। और उस पर नाग अच्छा पंचमी के दिन व्यक्ति पूजा करने जाते हैं। और इसके विवाह पंचमी के टाइम पे वो करने जाते हैं ये लोग, उसका सतुआ चढ़ाने जाते हैं। उस समय अपने अपनी परिपाटी के अनुसार कहीं पर खाना पक्का बनता है और कहीं पर कच्चा बनाया जाए, कहीं चूल्हा नहीं अच्छा। जलता मैम है। एक्चुअली आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा आप। वो लीड वो डिस्चार्ज हो रहा है जी, चार्ज देते हैं। अच्छा अच्छा। उसमें नहीं आई, इसमें लगा दो इसमें, और आवाज जैसे बहुत कम ऑन आ कर, रही थी आपकी। हाँ ऑन कर, यहाँ यहाँ से लगा इसमें। हाँ मैम, तो आप कुछ और भी बताना चाहेंगी नाग पांचवे के बारे में। नाग पांचों के बारे में देखिए मैंने बताया ना कि जहाँ पर सपेरा हाँ। आते हैं तो वो लोग महिलाएं घर की सपेरा की पूजा करती हैं नागों की। अच्छा और नागों की पूजा जहाँ पर सपेरे नहीं आते हैं तो बामी कहलाती है, वहाँ पूजने जाती हैं, या घर के दरवाजे पर ही अच्छा दीवार पर गोबर से या गेवरी से नागों की आकृति बनाकर पूजा करती हैं, और कथा अच्छा कहानी कहती हैं बुंदेली में। वो कहानी का अच्छा। विवरण उसमें दिया गया है। ऐसे कई कहानियाँ मतलब हाँ बुंदेलखंड में है। तो हाँ। हर त्योहारों पर बुंदेली कहानी मिलेंगी सुनने को। अच्छा अच्छा।
आपने बुंदेलखंड में कार्तिकेय विष्णोपासना के बारे में उल्लेख किया है, इसके बारे में दर्शकों को कुछ बताएं आप। देखिए, कार्तिक में यहाँ कार्तिक का महत्व बहुत है। यहाँ महिलाएं कार्तिक एक माह का व्रत करती हैं, संयम नियम से रहती हैं, और इसमें कार्तिक में शालिग्राम, विष्णु को शालिग्राम का रूप दिया गया है, तो अच्छा। उनका पूजन करती हैं। और इसका समय क्या है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी पूजन और शालिग्राम जी का पूजन होता है, और पूरे महीना पूजन बड़े विधि विधान से करती हैं। इसमें कार्तिक एकादशी देवप्रदोषनी को तुलसी विवाह भी होता है घर घर, और तुलसी विवाह चतुर्दशी को, वैकुंठ चतुर्दशी को भी किया था, जैसा कि मैंने भी किया है, और ये सब अनुभव इन पुस्तकों, इस पुस्तक में दिया है। अच्छा, तो अभी आप और भी कोई पुस्तक लिख रही है क्या? मतलब भविष्य में आपकी और जी, कौन सी पुस्तक पढ़ने को मिलेगी, इस बारे में अभी बताया। आजकल लेखन कार्य थोड़ा चल रहा है, कम चलता है। बताया नहीं कि आध्यात्मिक जगत की ओर मन ज़्यादा रुझान हो गया है, तो इसलिए कुछ यही बुंदेली कहानियाँ हैं, इन्हीं का थोड़ा बहुत लेखन चल रहा है, तो वो हो सकता है कि जब हो जाएगी तो फिर पब्लिश होगी, तो फिर अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये पुस्तक लिखने में आपको कितना टाइम लगा, मतलब कितने मंथ्स लगे या कितने? ये तो जब जैसा मन हुआ तब, ऐसा नहीं है कोई विचित्र टाइम से दिया हो हमने अपना। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर भी लगभग पूरी बुक लिखने में आपको कितना टाइम लगा था? करीब 2 साल तो हो गए होंगे, मतलब कभी लिखा कभी नहीं लिखा, कभी लिखा कभी, जैसे हाँ। आज लिख लिया, कुछ कुछ थोड़ा बहुत 2-4-6 दिन का गैप कर दिया, अच्छा जैसा अच्छा। जो कुछ कभी बाहर चले गए, ऐसा अस्वस्थ भी रहते हैं। हाँ, तो आपने रिटायर होने के बाद फिर आपने ये लिखने का कार्य स्टार्ट किया आपका? हाँ हाँ। अच्छा जी। तो अब मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बुक इंदिरा पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश कराई है, तो आपका इंदिरा पब्लिशिंग हाउस के साथ कैसा अनुभव रहा? देखिए, इसके बारे में जैसा सुना था कि बहुत बढ़िया है लेखन कार्य। कपिल देव तेलंग जी की मैंने पुस्तक देखी थी, उनकी उन्होंने भेजी थी, उसको हाँ पढ़ा था, तो उसके से कुछ पता चला था, और फिर अभी आपके द्वारा पुस्तक प्रकाशित हुई है, तो इसके बारे हाँ में प्रशंसा है, प्रशंसा के योग्य हैं आप, बस प्रशंसनीय कार्य है। जी। और इसके अलावा क्या आप अपनी पुस्तक के बारे में या कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगी, या कुछ इसमें से पढ़ के सुनाना चाहेंगी, ऐसे कुछ है क्या? कोई गीत या कोई कहानी, ऐसा कुछ शॉर्ट स्टोरी? देखिए, है तो उसमें जैसे गीत भी हैं, शादी विवाह के गीत हैं, कुछ अभी हाँ। संकलन गीत का पड़ा हुआ है, कुछ करना तो है, बुंदेली लोकगीत बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि पहले उसी को प्रकाशित करें, अगर उसको संचय करके देखेंगे, तो नहीं, उसमें इस से पुस्तक में से क्या आप पढ़ के सुनाना चाहेंगे कुछ? आप बताइए कोई टॉपिक, उसको हम पढ़े देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं नहीं, जो आपका कोई फेवरेट हो, जो आपको लग रहा है कि आपको दर्शकों को बताना चाहिए, तो वो पढ़ के सुनाइए अगर आप ठीक लगे तो। उठा लो कोई गीत या कोई पुस्तक। खेल या बाल गीत, कुछ भी, मतलब ऐसा थोड़ा सा पढ़ के सुनाए आप। देखिए, अभी उठा रहे हैं पुस्तक, रखी थी। अलमारी में से उठा देना है। ये कौन सा है? देखिए, मैं इसको ले रही हूँ, बुंदेलखंड हाँ। की समाप्त होती स्वस्थ परंपराएं। अच्छा। ये अभी छोटा है, इसलिए इसको देख लिया है, खुल भी गया जी। भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से हिंदू धर्मावलंबियों को में 16 संस्कारों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन 16 संस्कारों में विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार है जो किसी न किसी रूप में समस्त विश्व में व्याप्त, धर्म, संप्रदाय, जाति आदि सभी में संपन्न होता है।
क्योंकि इसके बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। बुंदेलखंड में विवाह संस्कार के कुछ अपने ही रंग और ढंग होते हैं। वर पक्ष जब कन्या पक्ष के द्वार पर तिलक के लिए पहुंचता था तो तिलक होने के पूर्व कन्या पक्ष और वर पक्ष के परिजन तथा संबंधी आपस में एक दूसरे से भेंटते हैं तथा भेंट के माध्यम से एक दूसरे का परिचय एवं सानिध्य प्राप्त करते हैं। इस दस्तूर को मिलकें कहा जाता है। कन्या पक्ष मिलकों के समय वर पक्ष को अपनी सामर्थ्य और सुविधा अनुसार कुछ द्रव्य भेंट देकर चरण स्पर्श करता था। यह दोनों पक्ष के परिजनों एवं संबंधियों की परस्पर भेंट का प्रथम अवसर होता था, जो अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। विवाह संस्कार विधिवत संपन्न हो जाने के पश्चात कन्या पक्ष के लोग एकत्र होकर बारात के डेरा पर, अर्थात जहाँ पर वर पक्ष के ठहरने का स्थान है, जाते थे। इस रस्म को पंच डेरा कहा जाता था। इस रस्म की विशेषता यह थी कि कन्या और वर पक्ष के लोग आपस में मिल बैठकर विवाह कार्य के समय हुई भूलों पर चर्चा करते और मनोमालिन्य से दूर कर लेते थे, जिससे कि भविष्य में उनके संबंध मधुर एवं सौहार्दपूर्ण बने रहें। इसमें एक आनंद का विषय यह भी होता था कि कन्या पक्ष के आश्चर्यजनक के रूप में और वर पक्ष के आचार्य दशरथ के रूप में छंदबद्ध एक दूसरे की प्रशंसा के पुल बांध दिया करते थे। यथा वर पक्ष इस सभा में परम विद्वान पंडितों को मात करने वाले शोभायमान सकुल गुण निधान अपनी सभी चतुर महोदय विद्यमान हैं। उनके आगे मैं क्षुद्र पुरुष कुछ कहने में किस प्रकार समर्थ हो सकता हूँ, तो भी शिष्टाचार का पालन करने हेतु मैं एक श्लोक से आपकी स्तुति करता हूँ। हे संबंधी जन, आपके घर अनेक प्रकार के पकवान खाकर और अमृत जैसा मीठा जल पीकर सबकी थकावट दूर हो गई और आप अनेक प्रकार के कपूर मिले हुए भोजनों से सज्जनों की आपने अनेक प्रकार के कपूर मिले हुए भोजनों से सज्जनों को तृप्त किया। आपकी सज्जनता उदारता का वर्णन करने में हम असमर्थ हैं। कन्या पक्ष एक समय एक हंस संपूर्ण जलाशयों को देखता हुआ पृथ्वी पर घूमता किसी तालाब के पास आया। तब तालाब से उठकर हंस आगे हाथ जोड़कर उसकी सेवा के योग्य कोई उचित सामग्री अपने पास ना समझ बड़वारी मात्र से हंस की स्तुति करता हुआ बोला, वैसे ही हम आपकी स्तुति करते हैं। हे हंस, तुम देवताओं के जो सुंदरी है उनकी गति के गुरु हो। देवताएं तुम्हारी ही शिक्षा से चलते। तो गंगा जी को तरंगों की पंक्तियों में धोए हैं चरण, तो तुमने फिर कैसे हो तुम कि अगाधा जो मानसरोवर है उसके वासी हो। फिर कैसे हो तुम कि पक्षियों के स्वामी हो, हमारे समीप नहीं है कोई कमल नहीं, अर्थात आपकी सेवा योग्य कोई पदार्थ नहीं है। हमें यह बड़ा विस्मय है कि एक अंजलि जल द्वारा आपकी सेवा कहिए कैसे करें। आदि आदि यह रस्म तो अब पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। कन्या पक्ष की ओर से जब लड़की के भाइयों को प्रथम बार विदा कराने हेतु वर पक्ष के यहाँ भेजा जाता था, तब अपनी हैसियत के अनुसार धातु पात्र अथवा मिट्टी के पात्र में लड्डू भरकर भेजे जाते थे, जो मटकिया भेजना कहलाता था। कन्या पक्ष द्वारा भेजे गए इस मिष्ठान को परिजनों, संबंधियों एवं मोहल्ला पड़ोस में वितरित किया जाता था। इस प्रथा का अब रूप मिठाई के रूप में 1 किलो आधा किलो के पैकेट ने ले लिया है। विवाह के पश्चात पड़ने वाले प्रथम श्रावण पर्व पर सावनी अर्थात श्रावणी भेजी जाती थी। इसमें नववधू के लिए वस्त्राभूषण, वधू के छोटे भाई बहनों के हेतु वस्त्र, लाख की चूड़ियाँ, श्रृंगार का सामान, चपेटा, चक्री, भौरिया, छोटे के साथ विभिन्न प्रकार के खिलौने भेजे जाते थे। सावन मास में लड़कियों द्वारा खेले जाने वाला चपेटा का खेल तो अब समाप्त ही हो गया है। वर पक्ष अपनी हैसियत के अनुसार पाट की राखियाँ, श्रवण और रजत से निर्मित राखियों के साथ मिष्ठान के रूप में लड्डू या बतास फैनी, बड़े बड़े आकार के बतासा भेजता था।
कन्या पक्ष सावनी विदाई के रूप में अपनी हैसियत के अनुसार वर पक्ष को और सावनी लेकर आए हुए खवास अर्थात नाई को विदाई देता था। इसी प्रकार विवाह के प्रथम वर्ष में पड़ने वाली मकर संक्रांति पर वर पक्ष द्वारा एक पात्र में गड़िया घुल्ला अर्थात शक्कर से निर्मित हाथी, मोर, ऊंट, पशु पक्षी, जेवर आदि के आकार की मिठाइयाँ तथा धातु से निर्मित पहियादार हाथी, घोड़ा भेजे जाते थे। इस अवसर पर भी कन्या पक्ष द्वारा विदाई के रूप में अपनी सामर्थ्य अनुसार वर पक्ष को मकर संक्रांति पर बनाए जाने वाले तिली के लड्डू तथा द्रव्य भेंट की जाती थी। गर्मी की ऋतु में जब आम गदरा कर पकने की स्थिति में आने लगते थे तब एक टोकरी को सजा बजा कर उसमें आम भरकर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष के यहाँ भेजे जाते थे। इसे रसाल भेजना कहा जाता था। इस प्रकार विवाह से लेकर गौने तक के बीच की 1 वर्ष की अवधि में कन्या पक्ष एवं वर पक्ष के मध्य सतत संपर्क एवं सौहार्द बनाए रखने हेतु बुंदेलखंड में प्रचलित इन परंपराओं का महत्वपूर्ण योग था। धीरे धीरे यह परंपराएं समाप्त होती जा रही हैं। परिणाम स्वरूप कन्या पक्ष और वर पक्ष के मधुर एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों का भी क्षरण तेजी से होने लगा है। अब तो विवाह संस्कार संपन्न हो जाने पर भी एक दूसरे पक्ष के परिजनों संबंधियों का एक दूसरे से साक्षात्कार होना भी संभव नहीं रह गया है। अब विवाह एक संस्कार न होकर एक औपचारिक रूप ग्रहण कर चुका है, जिसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। ओके, बढ़िया मैडम। आपने वाकई बुंदेली साहित्य, संस्कृति, भाषा, धरोहर को आगे बढ़ाने का प्रयास सराहनीय है। क्योंकि आप केवल शिक्षिका ही नहीं है, आपने काफी और भी कार्य करे हैं, जिससे बहुत अच्छा संस्कृति को बचाने के लिए आपने बुक लिखी। तो किसी को कैसे पता चलेगा कि क्या होता था। ये सब आप लोगों का प्रेरणा है, सबसे बड़ों का आशीर्वाद है मैडम। हाँ, तो अब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथ ही दर्शकों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों के सहयोग से ही यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। और for our latest updates regarding our literary events, author discussions, book launches, do like our Facebook page and the details are given there. तो मिलते हैं फिर अगले शनिवार एक नए ऑथर के साथ, एक नई पुस्तक पर चर्चा के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।